तो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लास में केल्विन साइकिल कंप्लीटली समाप्त किया, और इसके साथ मैंने आपको कहा कि केल्विन साइकिल कार्बोक्सिलेशन से तो चलता ही है, केल्विन साइकिल ऑक्सीजनेशन से भी चलता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान केल्विन साइकिल नहीं चलता है, झूठ कहते हैं। इनफैक्ट ऑक्सीजनेशन इज द पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल, ठीक है। और आपको मैंने पूरा डिटेल बताया था कल क्या कैसे है ये सब, ठीक है। अब आज समय आ गया है एक दूसरा पाथवे फोटोसिंथेसिस का पढ़ने का, डार्क रिएक्शन का पढ़ने का, दैट इज द C4 साइकिल। C4 साइकिल बच्चों, मैं C4 साइकिल पे जाऊं उससे पहले मैं आपको बता ही देना चाहता हूं कि C4 साइकिल चलता है C4 प्लांट में। C4 साइकिल कहाँ चलता है? C4 प्लांट में। और मैंने आपको कहा भी था कि C4 प्लांट C3 प्लांट से ही अडेप्ट होकर बना है। एक मिनट रुकना, C3 प्लांट C4 प्लांट से ही मॉडिफाई होके बना है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि C4 प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या इवोल्यूशन हुआ, C3 प्लांट में ऐसा क्या इवोल्यूशन हुआ कि C4 प्लांट बना, C3 प्लांट में ऐसा क्या चेंजेस आया कि C4 प्लांट बना। सुनना बच्चों, वो चेंजेस का नाम है क्रेंज एनाटोमी। क्या नाम है? क्रेंज एनाटोमी। मैं आपको क्रेंज एनाटोमी समझाने जा रहा हूं, और ये AIPMT का नीट का बहुत ही लोकप्रिय सवाल है। क्रेंज एनाटोमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आंसर C4 प्लांट। आंसर C4 प्लांट। व्हाट इज क्रेंज एनाटोमी? इसी को बोलते हैं विड्थ लाइक अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? विड्थ, विड्थ लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। विड्थ लाइक अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या होता है समझना। विड्थ का मतलब था कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, गोल गोल कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। जैसा कि कैसे बताऊं मैं, ये देखो सूरजमुखी का फूल, बीच में काला काला सा सीड बनता है बाद में, और चारों तरफ से पीला पीला सा वो, या गेंदा का फूल में देख लो, सेंटर पे जो है ट्यूबुलर फॉर्म पेटल का, और साइड से वो रे फ्लोरेट, याद है, और सेंटर पे डिस्क फ्लोरेट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट कहलाता है, विड्थ लाइक अरेंजमेंट। जैसे सेंटर पे कुछ रखा हुआ हो एकदम ऐसा रखा हुआ हो कि एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस ना हो, मतलब बीच में किसी भी प्रकार का गैप ना हो, डेंसली पैक्ड, क्यों बोलो डेंसली पैक्ड हो, और उसके चारों ओर से थोड़ा सा बिखरा बिखरा हुआ स्ट्रक्चर हो। इस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं विड्थ लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। और उसी का नाम है क्रेंज एनाटोमी। बच्चों, मैं आपको क्रेंज एनाटोमी अच्छे से समझाना चाहता हूँ। अगर क्रेंज एनाटोमी आपको समझ में आ गया फिर हो गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर C4 साइकिल तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले क्रेंज एनाटोमी समझाता हूँ। देखो हुआ क्या, C3 प्लांट में भी लीफ था। सुनना ध्यान से, इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्यों हुआ। C3 प्लांट में भी लीफ था। कहानी सुनो ध्यान से। C3 प्लांट की मेसोफिल सेल, अब आपको पता है अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल किधर होता है, अपर या लोअर? हेलो, अपर। अपर एपिडर्मिस। मेसोफिल सेल आपको पता है पेरेन्कियल सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट घने सारे होते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है। तो C3 प्लांट का फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट था, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 लेने के लिए स्टोमेटा को खुलवाता था। एपिडर्मल लेयर में ही स्टोमेटा था। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि भाई साहब कुछ ऐसे C3 प्लांट, सुना ध्यान से, कुछ ऐसे C3 प्लांट जो हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे थे। पहली बात तो हॉट, गर्म है, ऊपर से ड्राई, ह्यूमिडिटी कम है। तो ऐसे प्लांट के अंदर जब जब स्टोमेटा खुलता था CO2 अपटेक करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि डार्क रिएक्शन चला पाए, तो जब जब स्टोमेटा खुलता था ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस तगड़ा हो जाता था, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा है बाहर, ह्यूमिडिटी कम है बाहर, तो टेम्परेचर और वाटर का ग्रेडियंट तगड़ा बना हुआ है। टेम्परेचर काफी ज्यादा, वाटर काफी कम, तो यहाँ से प्लांट के लीफ से जो वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम में वाटर है, वो वाटर इवोपरेट होते हुए निकल जाता था स्टोमेटा के थ्रू बाहर। ये C3 प्लांट बेचारा बहुत परेशान रहा, सालों साल तक परेशान रहा। कहते हैं कि जिंदगी में जब भी समस्या आती है, जिंदगी अपना रास्ता खुद बना लेती है, और C3 प्लांट ने भी ऐसा ही किया। इनके सामने समस्या था कि हमारा ट्रांसपोर्टर वाटर लॉस तगड़ा हो रहा है। ऐसे C3 प्लांट जो हॉट एंड ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो कर रहे थे, फिर इन्होंने अपने अंदर धीरे धीरे एडेप्टेशन लाया।
इन्होंने अपने मीजोफिल सेल में जो सेंटर की तरफ मीजोफिल सेल था, जैसे ये देखो बाहर बाहर है, तो जो अंदर अंदर की तरफ मीजोफिल सेल था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लांट इवोल्यूशन। उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके क्या किया, सेंटर की तरफ मीजोफिल सेल को गोल 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 करके अरेंज कर दिया और उसके चारों ओर नॉर्मल मीजोफिल सेल रहने दिया। तो जो सेंटर पे मीजोफिल सेल थे एक्चुअली वो गोल 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 होकर एकदम डेंसली पैक्ड होकर वेस्कुलर बंडल को अच्छी तरीके से पैक कर लिया कि वेस्कुलर बंडल से वाटर को नहीं निकलने देंगे, वाटर का लॉस नहीं होने देंगे, ट्रांसपेरेंट वाटर लॉस को रोकेंगे। और इस टाइप के अरेंजमेंट को ही कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी और विड्थ लाइक अरेंजमेंट और कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। और ये जो नया सेल बना मॉडिफाई होके जो गोल गोल अरेंज हुआ, क्या मॉडिफिकेशन हुआ अभी और चर्चा करेंगे। ये जो नया सेल बना अब इसको मीजोफिल सेल नहीं कहते हैं, अब इसको कहते हैं बंडल शीथ सेल। बंडल मतलब वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाले, शीथ मतलब सराउंड करने वाले, वेस्कुलर बंडल को सराउंड करने वाले सेल बंडल शीथ सेल। और उसके चारों ओर मीजोफिल सेल। यानी कि अब आपको डायग्राम हो गया होगा क्लियर कि सेंटर की तरफ एकदम सेंटर पे वेस्कुलर बंडल, उसके चारों ओर से उसको सराउंड किया हुआ वेस्कुलर बंडल शीथ सॉरी वेस्कुलर शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल, और उसके चारों ओर से मीजोफिल सेल। और यही अरेंजमेंट क्रेंज एनाटॉमी, और ये केवल C4 प्लांट में मिलता है। अब मैं डायग्राम बना देता हूँ जल्दी से। ये मान लो सेंटर पे क्या है, तो ये है आपका सेंटर पे, ये है आपका वेस्कुलर बंडल, ठीक है, ये है आपका वेस्कुलर बंडल। अब उसमें पानी वानी क्या है वो सब आप देख लेना अपने हिसाब से। अब उसके चारों ओर, उसके चारों ओर कौन है, तो उसके चारों ओर है अभी बताया वेस्कुलर सॉरी बंडल शीथ सेल। तो ये देखो बंडल शीथ सेल का आप अरेंजमेंट देखो किस तरीके से है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किसी प्रकार का, यहाँ पे किसी प्रकार का इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। कितनों के बाद दिख रहा है, किसी प्रकार का इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है, दिख रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेस एकदम नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। अच्छा, इंटरसेल्यूलर स्पेस के ना होने से क्या होगा, कोई बता सकते हो जरा। इंटरसेल्यूलर स्पेस के ना होने से क्या होगा, होगा ये सेंटर पे जो वेस्कुलर बंडल है उससे पानी का लीकेज नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरसेल्यूलर स्पेस होता तब ना सब पानी निकल के इधर से उधर जाता, ऐसे नहीं जाएगा। दूसरी बात, इसकी दीवारें काफी मोटी मोटी है, इसकी दीवारें, इसकी दीवारें मतलब सेल वॉल काफी मोटी मोटी है, मल्टी लेयर्ड सेल वॉल है, काफी मोटी मोटी लेयर है, काफी मोटी मोटी लेयर है। देखो मैंने मोटा मोटा लेयर बनाया है। These all cells surrounding vascular bundle and prevents transpiratory water loss. So these are called as bundle sheath cell. कह रहे हैं इससे एक समस्या का तो निदान हो गया, ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस रुका, माना हमने सर, लेकिन इस प्लांट को एक और समस्या था, फोटो रेस्पिरेशन। हाँ, इसका मेन प्रॉब्लम ट्रांसपायरेटरी वाटर लॉस भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी था, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम फोटो रेस्पिरेशन। तो सर ये फोटो रेस्पिरेशन से कैसे अपना सॉल्यूशन लिया होगा, लिया है। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये जो मैंने काला काला वॉल बनाया और सेंटर पे ग्रीन किया, ये तो सारे बंडल शीथ सेल है और सेंटर पे वेस्कुलर बंडल। अब इसके बाहर बाहर जो नॉर्मल मीजोफिल सेल है वो देखो, ये मीजोफिल सेल है जहां पर कि आपको इंटरसेल्युलर स्पेस दिखेगा, इंटरसेल्युलर स्पेस है, मीजोफिल सेल में इंटरसेल्युलर स्पेस है, दिख रहा है, मीजोफिल सेल में इंटरसेल्युलर स्पेस है, दिख रहा है, ये है मीजोफिल सेल, नॉर्मल मीजोफिल सेल, ठीक है, ये है मीजोफिल सेल। और दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट कहलाता है क्रेंज एनाटॉमी और कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट किसका, इसका, इसको बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट या विड्थ लाइक अरेंजमेंट, और इस ओवरऑल को कह रहे हैं क्रेंज एनाटॉमी। कहते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ, तो फायदा अब बता रहा हूं, पहले इसका नाम लिखने दो, इसका नाम लिखने दो, उसके बाद इसका नाम लिखने दो, और उसके बाद ये सेंटर पे क्या है ये भी बता देता हूँ, तब जाके एक एक करके मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ क्या ये क्या वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, ये क्या है बताना जरा, तो बताओ। मेसोफिल सेल। मीजोफिल सेल,
और ये क्या है? बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल। अब मैं बता रहा हूं क्या अंतर है मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल में, और क्या चेंज हो गया मेसोफिल सेल में कि बंडल शीट सेल बना, और उस चेंज से फोटो रेस्पिरेशन जैसे फिनोमेना को कैसे रोका गया, तो समझिएगा ध्यान से। पहले मैं एक एक करके डिफरेंसेस लिख रहा हूं। बंडल शीट सेल की दीवार, सेल वॉल थीन होती है, सॉरी मेसोफिल की, और बंडल शीट की सेल वॉल थिक होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, यहां जो क्लोरोप्लास्ट होता है, सुना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, यहां जो क्लोरोप्लास्ट, यहां पे भी क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है, मतलब वो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। इसकी क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना नाम का कोई चीज नहीं है, ग्रेना नहीं है। वो जो थैलेकोइड अरेंज होकर ग्रेना बना रहा था, नहीं वो नहीं है। तो फिर यहाँ क्या है? बस सिंपली स्ट्रोमा लैमेली ऐसे स्प्रेडेड है, थैलेकोइड, ग्रेना नहीं बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ये फेसबुक की है सृष्टि, तुम बताओ, अब इसका नाम फेसबुक ही रखेंगे आज से। ये जो ग्रेनल है, बहुत फेसबुक चला रही है, ये जो ग्रेनल और ए ग्रेनल, इसमें क्या डिफरेंस है बताना जरा, फोटो सिस्टम्स के संदर्भ में। जो क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल है और जो क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल है, उस दोनों में क्या डिफरेंस है फोटो सिस्टम के संदर्भ में, जल्दी बताओ। सर एक बार और बोल दीजिए। हाँ समझ में नहीं आया, एक बार और बोलिए। समझ नहीं आया? घर पे पढ़ाई करो, समझ में आएगा, समझ रहे हो? ये इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर हो जाओ पहले, तब समझ में आएगा। सर हम फेसबुक नहीं चलाते। वही इंस्टाग्राम, फेसबुक हम गलती से कह रहे हैं, है ना? हाँ रिभा बताओ, क्लोरोप्लास्ट ए ग्रेनल और ग्रेनल दो प्रकार का है, इस दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ ग्रेनल वाले में मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस कम है, वहां पे प्रेजेंट है। है यार वो तो। हाँ विवेक, क्या अंतर है दोनों में? हाँ ठीक। ग्रेनल वाले में सर फोटो सिस्टम 1 2 दोनों मिलेगा, बहुत बढ़िया। और ए ग्रेनल वाले में फोटो सिस्टम सिर्फ 1 मिलेगा। यहाँ 1 2 दोनों मिलेगा, और यहाँ केवल फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। अरे भोंटो सुगलू, कहा था मैंने कि ग्रेनल थैलेकोइड में ही मिलता है 1 2 दोनों, और क्योंकि उसमें अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड पार्ट दोनों होता है। और एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यहाँ ग्रेना है ही नहीं, केवल स्टोमल में लिया, केवल स्टोमल थैलेकोइड है, तो वो नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, उसमें केवल फोटो सिस्टम 1 है। और यही तो सबसे बड़ा चेंजेज आया था। और सुनो, और सुनो, इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में रूबिस्को अब्सेंट है, इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में रूबिस्को अब्सेंट है, इसकी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में रूबिस्को प्रेजेंट है। और जो लोग होंगे बुद्धिमान, वो लोग समझ चुके होंगे कि फोटो रेस्पिरेशन से कैसे C4 प्लांट ने निपटारा पाया, और क्रेन एनाटॉमी ने फोटो रेस्पिरेशन से कैसे C4 प्लांट को छुटकारा दिलाया। कितने लोग समझ गए? हिंट आपके सामने ये, बहुत बढ़िया। हाँ राजेश्वरी बताओ। हाँ सृष्टि, रुको रुको, एक मिनट, इंस्टाग्राम यूजर, हाँ सृष्टि बताओ। हाँ कैसे, क्या कैसे फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे से इसने अपना छुटकारा पाया? हाँ सब बंडल सीट में रूबिस्को होगा तो और वो पूरा पैक्ड होगा तो फोटो रेस्पिरेशन होगा, तो वहां से वाटर लॉस नहीं होगा। नहीं, हाँ बताओ राजेश्वरी। सर यहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट है, तो ये O2 के साथ कंबाइन करके सर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन प्रोसेस करके और C2 साइकिल चला सकता है सर। मैं तो कह रहा हूँ कि C2 साइकिल से निपटारा पाना है, तुम तो C2 साइकिल चला रहे हो, उल्टा ही कर रहे हो। हाँ अतिक बताओ।
सर वाटर सरफेस पे जैसे मेसोफिल सेल है तो उसमें रूबिस्को है नहीं तो C2 साइकिल चलेगा नहीं, हम्म। तो फोटो रेस्पिरेशन से बच जाएगा। अच्छा, तो तो ठीक है, आधा अधूरा बात है, पूरा नहीं हो पाया, चलो मैं पूरा करता हूँ। मुझे बताओ कि ऑक्सीजनेशन प्रोसेस अगर चलेगा रूबिस्को के प्रेजेंस में, तो उसके लिए रूबिस्को के चारों ओर O2 और CO2 कंसंट्रेशन में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए? O2 का। O2 का। तो O2 जो रूबिस्को के चारों ओर आता है वो कहाँ से आता है? बाहर एटमॉस्फेयर वाला O2 घुसता है प्लांट में, या वाटर के स्प्लिटिंग से O2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है रूबिस्को के चारों ओर? वाटर के स्प्लिटिंग से O2 और होता है गौर भाई। करो, और गौर करो, जहाँ वाटर स्प्लिटिंग है वहां रूबिस्को नहीं है, और जहाँ रूबिस्को है वहां वाटर स्प्लिटिंग नहीं है। कितनों को समझ में आ गया? कितनों को समझ में आ गया? जहां वाटर स्प्लिटिंग है कहाँ? फोटो सिस्टम 2। कहाँ? मेसोफिल सेल। जहां वाटर स्प्लिटिंग है वहां रूबिस्को नहीं है, और जहां रूबिस्को है कहाँ? बंडल सीट सेल, वहां फोटो सिस्टम 2 नहीं है। और यही एडेप्टेशन आया है C3 प्लांट में, जो कि C4 प्लांट बना, कि अपने उसने ऐसे एक नए मेसोफिल सेल को अपने इस कदर मॉडिफाई किया सेंटर पर कि उसने रूबिस्को को वहां पे रखा, मगर फोटो सिस्टम 2 को नहीं रखा। बच्चे सवाल करते हैं, सर क्या दिक्कत था? बंडल सीट सेल बाहर हो जाता, मेसोफिल सेल अंदर हो जाता, तो दिक्कत क्या था? दिक्कत था मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है, मगर मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन को चलाना जरूरी। क्यों जरूरी है? अगर लाइट रिएक्शन में ATP NADPH2 नहीं बनेगा तो डायरेक्ट रिएक्शन चलेगा कहां से? इसका मतलब मेसोफिल सेल इज द साइट फॉर, सुना ध्यान से, मेसोफिल सेल इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन as well as primary fixation of CO2, primary fixation of CO2, and bundle sheath cell is the site for final fixation of CO2। कैसे? तो अभी मैकेनिज्म में भी समझेंगे। फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2, और फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 में कॉमन कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा, दैट इज द रूबिस्को, और प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 में स्पेसिफिक एंड मॉडिफाइड कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज होगा, दैट इज द पेप्टेज, दैट इज द पेप्टेज। अभी डायग्राम से समझा दूंगा, डोंट वरी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आया दोनों के अंदर, और इस कदर फोटो रेस्पिरेशन जैसी प्रॉब्लम से C4 प्लांट हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। और समझो, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर इसके अंदर एक ग्रेनल है, उसके अंदर ग्रेनल है, तो मुझे बताओ कि किसका क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा और किसका छोटा होगा? बुद्धिमान लोग बता सकते हैं। रूबिस्को एक प्रोटीन मेसोफिल है जो, सेल हाँ बताओ। मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट का साइज बड़ा होगा नहीं, क्योंकि उसमें स्मॉल होगा। ग्रेना प्रेजेंट। नहीं, नहीं, छोटा होगा सर। बता रहा हूँ। अरे ग्रेना होना ना होना से ग्रेना होता तो स्ट्रोमा में ही होता ना। एस्ट्रोमा के कंटेंट को रूबिस्को बढ़ा रहा है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर पहले नहीं बताया तो आज बता देता हूं, क्लोरोप्लास्ट के टोटल प्रोटीन का 16% प्रोटीन रूबिस्को होता है। अरे कम नहीं, एक कम नहीं। और ये 16% हिस्सा अगर रूबिस्को है तो जाहिर सी बात है इसका क्लोरोप्लास्ट बड़ा होगा और इसका छोटा होगा। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा ना सोच ले कि दुनिया में सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट बंडल सीट सेल का होता है C4 प्लांट में। ना ना ना, मैं बता रहा हूँ कि इसका क्लोरोप्लास्ट बड़ा तो इसका छोटा, कंपैरेटिवली बता रहा हूँ। इसका छोटा क्योंकि रूबिस्को एब्सेंट है, तो स्टोमा का कंटेंट घट गया। अब उतने को स्टोमा, जितना को स्टोमा उतने को स्टोमा में ग्रेना है। ग्रेना से साइज डिफर नहीं कर रहा, रूबिस्को से साइज डिफर कर रहा। बोलो। दूसरा बात और सुनो, और सुनो, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी ज्यादा होता है, मोर, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी लेस होता है। क्यों? वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मोर होना जरूरी है और यहाँ लेस होना जरूरी है। अभी आपको मैकेनिज्म में भी समझा दूंगा मैं। तो ये सारे डिफरेंसेस मैं एक बार हाईलाइट कर दूं। यहाँ पे मेसोफिल सेल के पास, ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको नोट से समझाया, अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो। मेसोफिल सेल में सेल वॉल थिन, बंडल शीट में सेल वॉल थिक। अच्छा, इसके थिक होने से क्या, अच्छा एक और डिफरेंस, मेसोफिल सेल में इंटरसेल्यूलर स्पेस है या नहीं है? है। बंडल शीट सेल में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। तो इन दो डिफरेंसेस की वजह से कि बंडल शीट में इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है और सेल वॉल थिक है, इसकी वजह से बंडल, वेस्कुलर बंडल जो है, इसका वाटर कंटेंट या कुछ भी, कोई भी कंटेंट बाहर नहीं निकल सकता। इंटरसेल्यूलर स्पेस है नहीं, सेल वॉल थिक है, तो
वैस्कुलर बॉन्डल का कंटेंट वैस्कुलर बंडल में ही रहेगा। इस कदर से कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बंडल सी सेल वैस्कुलर बंडल से किसी भी प्रकार के कंटेंट को लीक होने से रोक रहा है। अच्छा, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस क्यों है, उसका जरूरत है। क्या जरूरत है अभी आपको पता चल जाएगा। सेल वॉल थीन क्यों है, उसका जरूरत है। क्यों जरूरत है अभी आपको पता चल जाएगा। तो CO2 का रिलीज करवाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। इवन CO2 को एंटर भी कराना है, अभी आपको पता चल जाएगा। थीन है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगा, प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 चलेगा और यहाँ पे फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 चलेगा। यहाँ क्लोरोप्लास्ट ग्रेनल है, यहाँ ए ग्रेनल है। अगर ये ग्रेनल है तो 1 2 दोनों है फोटो सिस्टम और रुबिस्को नहीं है। और अगर रुबिस्को नहीं है, फोटो सिस्टम 2 भले ही हो, तो O2 तो रिलीज हो रहा है, मगर रुबिस्को नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। यहाँ ए ग्रेनल है और रुबिस्को है मगर O2 नहीं है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 नहीं है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं चलेगा। ये डिफरेंसेस है मेसोफिल सेल और बंडल सी सेल में, और यही है करेंज एनाटॉमी। कितने बच्चों को करेंज एनाटॉमी समझ में आ गया? रुक जाओ, एक बार पहले मैं नोटबुक से भी दिखा दूं करेंज एनाटॉमी, और अब अगले मीटिंग में मैं आपको एक झटके में बता दूंगा मैकेनिज्म ऑफ व्हाट C4 साइकिल। तो एक बार देख लो आप करेंज एनाटॉमी, ये है करेंज एनाटॉमी। सारी वही बातें लिखी है जो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला है। आप ये वाले पूरा बात कर लो। लेकिन उससे पहले अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, अगर आप जवाब देना चाहो तो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। इस बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल जो करीब करीब में है, उनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। क्या होता है उनके बीच में? प्लाज्मोडेस्मेटल। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। डू नो प्लाज्मोडेस्मेटा? बता चुका हूं पहले ही। इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है, ठीक है। इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, ये प्लाज्मोडेस्मेटा है। तो मुझे बताओ, अगर इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा है और देखो इसका क्लोरोप्लास्ट, इसका क्लोरोप्लास्ट, सबका अपना अपना क्लोरोप्लास्ट, बस वही ग्रेनल एक ग्रेनल का अंतर है, ठीक है। अब मेरा सवाल क्या है, लाइट रिएक्शन कहां चला? बताना जरा, लाइट रिएक्शन कहां चला? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन में ATP NADPH2 दोनों बना कहां है? इस स्ट्रोमा, किस स्ट्रोमा? ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में ATP भी बना, NADPH2 भी बना या नहीं बना? अरे बना ना। अच्छा, अब यहां आएगा। अच्छा, CO2 को एक्सेप्ट पहली बार यही करेगा, कैसे करेगा वो सब भी आप समझ जाओगे। फाइनली वो CO2 यहां पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा वो भी अभी आप समझ जाओगे। उसके बाद इस जो बंडल सी सेल है, बंडल सी सेल में CO2 का फाइनल फिक्सेशन होगा। मींस यहां CO2 के साथ ATP और NADPH2 जोड़ के केल्विन साइकिल चलाया जाएगा। फाइनल फिक्सेशन केल्विन साइकिल से होगा, C3 साइकिल से। मैंने कहा था केल्विन साइकिल दुनिया के सभी प्लांट में चलता है। केल्विन साइकिल चलाया जाएगा और तब जाके यहाँ पे होगा क्या? फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 और ग्लूकोज बनेगा। तो मेरा आपसे कुछ सवाल है। क्या सवाल है? समझिएगा ध्यान से। कुछ सवाल है, आप उस सवाल का सीधा सीधी जवाब देते चलिए। जब प्लांट का एवोल्यूशन हुआ, माइक बंद करो यार, ठीक। माइक कौन है किसी का? हाँ, तो मेरा सीधा सवाल है कि जो C4 प्लांट बना C3 से, तो एक्चुअल में क्या मॉडिफिकेशन आया? और इसका सीधा सीधी जवाब कौन दे सकता है? करेंज एनाटॉमी। करेंज एनाटॉमी। एक शब्दों में बोलो तो करेंज एनाटॉमी मींस बंडल शीथ सेल का बनना, सेंटर वाले मेसोफिल सेल का मॉडिफाई हो जाना। ये तो हुआ एक सवाल का जवाब। दूसरा, फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 कहां होता है? बंडल शीथ सेल। तो बंडल शीथ सेल में NADPH2 का जरूरत है या नहीं है? यस और नो में मुझे जवाब दो। है सर। है। है। NADPH2 बनता कहाँ है? मेसोफिल सेल के। मगर जरूरत कहाँ है? बंडल तो क्या बंडल शीथ सेल में NADPH2 बन रहा है? नहीं। तो वहां नहीं। फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा कैसे? वहां फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा कैसे? बताओ कोई जल्दी से। अरे बोलो, अरे बोलो, कैसे होगा? चलो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि NADPH2 प्लाज्मोडेस्माटा को होते हुए आ जाएगा यहाँ। कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं?
2 बच्चों ने एग्री किया, और जिन्होंने एग्री किया मैं उनको डिसएग्री करता हूं। क्यों? आप भूल गए मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर NADPH2। फिर बच्चे बोलेंगे सर प्लाज्मोडेस्माटा में काय का मेम्ब्रेन? तो सुन लो कान खोल के, ये NADPH2 क्लोरोप्लास्ट की स्टोमा में बना है। इस NADPH2 को अगर यहाँ लाना है तो एक बार क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को यहाँ क्रॉस करेगा, और एक बार, क्योंकि NADPH2 फिर जरूरत है एनास्टोमा में ही, वहां पे बंडल स्थित में, एक बार क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर NADPH2। बोलो फिर बंडल स्थित में कैसे चलेगा फाइनल फिक्सेशन ऑफ CO2? NADPH2 कहां से आएगा? अरे बोलो। और मैं आपको और बता देता हूँ, सुन लो कान खोल के, यही वाला NADPH2 वहां पहुंचेगा। और सुन लो, यही NADPH2 वहां पहुंचेगा। कह रहे हैं फिर कैसे पहुंचेगा? तो सुन लो कान खोल के, डायरेक्ट नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा। इस NADPH2 को यूटिलाइज करके यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यही स्टोमा के अंदर ही बनाया जाएगा, और ये स्टोमा से बाहर निकलेगा, प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाएगा। और ये सॉरी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड नहीं, सॉरी मैलिक एसिड। क्या बनाया जाएगा? मैलिक एसिड। और ये कन्वर्जन कहाँ चलेगा? यहीं अंदर ही, मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, मेम्ब्रेन परमेबल है उसके लिए, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके प्लाज्मोडेस्माटा को होते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर वो मैलिक एसिड रिलीज कर देगा NADPH2। इस कदर NADPH2 वहां पहुंचा, या तो मैलिक एसिड या तो एस्पार्टिक एसिड, मतलब मेलेट या एस्पार्टेट, और इसको कहते हैं मेलेट और एस्पार्टेट शटल सिस्टम। हेलो, मेलेट और एस्पार्टेट शटल सिस्टम। NADPH2 डायरेक्ट नहीं रह सकता, मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है उसके लिए, इस कदर पहुंचेगा। चलो, ये तो हुआ NADPH2 का समाधान। मुझे एक बात बताओ, आपके मन में एक डाउट आया, सर अगर C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन लाइट रिएक्शन से O2 तो लगातार रिलीज हो रहा है ना सर, तो सर क्या ये O2 मेसोफिल सेल के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं कर देगा? कितनों का डाउट आया आप? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन का तो फायदा था ना, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना। तो क्या सर ये एक्सेस O2 जो वहां है, क्या ये मेसोफिल सेल के ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को फोटो ऑक्सीडाइज नहीं कर देगा? तो जवाब है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये O2 एक्यूमुलेट होगा ही नहीं यहाँ। क्यों? क्योंकि O2 डिफ्यूज होके इस इंट्रासेलुलर स्पेस को होते हुए लीफ से बाहर निकल जाएगा, एनवायरनमेंट में आ जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर कुछ अमाउंट में O2 अगर इधर आ गया, और इधर आके आ गया कहाँ? जहां रुबिस्को है, तो क्या वहां पर जहां रुबिस्को है, कहाँ? बंडल सेल के कोर्पस के स्टोमा में, वहां अगर आ गया सर, क्या वहां पर वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं चला देगा? तो जवाब है नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा? इसका जवाब है CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है CO2 कंसंट्रेशन इफेक्ट? इसकी चर्चा करते हैं अभी अगली मीटिंग में। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में यहाँ तक पढ़ लीजिए, अगली मीटिंग में बात को और आगे बढ़ाते हैं।